हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है सीईटी मेंस की, जिसके अंदर हम ग्रुप 6 के बारे में, कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन और बेसिक टर्म। बेसिक टर्म्स मतलब जो अकाउंटिंग में जनरली यूज़ होती है, जैसे असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है हमारी, ठीक है, रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अकाउंट जो मेरा, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, और अकाउंटिंग डिफरेंस बता रखा है मैंने, अकाउंटेंट और अकाउंटेंसी, ठीक है। इन चारों के अंदर मैंने डिफरेंस भी बता रखा है कि क्या डिफरेंस होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, वो सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो अभी हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग। मैंने वैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको, बट देखिए अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे डाटा या जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, और उसके बाद हम कम्युनिकेट कर देते हैं अपने यूज़र्स के साथ में। अब अकाउंटिंग एक सिर्फ ये तो नहीं है कि अकाउंटिंग ही बस कंप्लीट हो जाता है। अकाउंटिंग फर्दर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, हम इसको बहुत उसमें पढ़ते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, जो हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम अपनी बिजनेस है, जैसे आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हो तो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, तो आप प्रोडक्शन करते हो तो हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि जो मेरी कॉस्ट हो वो क्या हो, कम, और मेरा प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी प्रिंसिपल्स है या जो भी मेथड्स हैं, हम उनको यूज़ करके फाइंड करते हैं कि हमारे बिज़नेस में कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, और फिर उसके ऊपर फोकस करके एक पर्टिकुलर जो भी पॉइंट होता है उसके ऊपर फोकस करके हम उस कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज़ हो सके। तो ये सब चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग का, यहाँ पे पहला था फाइनेंशियल, सेकंड कॉस्ट, थर्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये हमारा कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट के अंदर हमें किस तरीके से मैनेज करना होता है वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आती है हमारी टैक्स अकाउंटिंग, कि हम कैसे अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं और कंपनी के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स में हम कैसे अपने टैक्स को कम करके कंपनी के लिए बेनिफिट कर सकते हैं, या हमारा जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर हमारा टैक्स कितना, मतलब कितने लाइबल हैं हम टैक्स पे करने के लिए, वो सब चीज़ें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसके अंदर हमारा मतलब अकाउंटिंग एक ही सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंटिंग फर्दर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड है। आप पर्टिकुलर एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तब आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। जो लोग बीकॉम एमकॉम कर रखे हैं उन लोगों को पता होगा, क्योंकि उन लोगों के ये सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, इस तरीके से वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फाइनेंशियल का मतलब सुनते ही हमारी माइंड में एक चीज़ आ जाती है। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि जो मॉनेटरी फॉर्म से, फाइनेंशियल पैसा, जब भी आप कोई सामान परचेज़ करने जाते हो तो क्या बोलते हो, भाई हम गाड़ी निकलवा रहे हैं जी, हमने तो फाइनेंस पे निकलवाई है, मतलब पैसे को डिवाइड कर दिया, पैसे को बांट लिया। वो एक वैसे एक अलग चीज़ होगी, मैं सिंपली थोड़ा समझाने के लिए बता रही थी। मतलब फाइनेंशियल आपका मॉनेटरी फॉर्म से रिलेटेड हो गया, ठीक है। मॉनेटरी रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं वो सब, डिसिप्लिन ऑफ मनी, करेंसी, असेट्स, लाइबिलिटी। तो इन सब चीज़ों से जब हम डील, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल है, जब हम इन सब चीज़ों में डील करते हैं वो हमारी फाइनेंशियल होती है। फाइनेंशियल से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल मीनिंग से ही, कि भाई ये पैसों से रिलेटेड बात है। और उसके साथ जब हम अकाउंटिंग को जोड़ रहे हैं, अकाउंटिंग क्या है, हमारी जो भी डाटा है या हमारा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं पूरी बिजनेस की, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर, कि जो भी हमारे बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी हो रही है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर। तो जब इसके साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि जब हम पैसों से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी हमारा डाटा है उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब कि कौन सी मॉनेटरी फॉर्म है, मॉनेटरी मतलब कौन सी पैसे से रिलेटेड है वो, फिर रिकॉर्डिंग, जो भी हमारी, अब हमने फाइंड कर लिया कि
ये हमारी मॉनेटरी फॉर्म है, ये कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है। फिर हम उनको ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद समराइज़ करते हैं, मतलब समराइज़ में क्या करते हैं, सेम नेचर के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, दैट इज़ लेजर। ये आगे मैं बताऊंगी आपको। एंड कम्युनिकेटिंग अ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड एक्सटर्नल यूजर्स विद द पिक्चर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड primarily through standardized financial statement like the balance sheet and income statement। अब देखो इसका मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करती है हमारी मॉनेटरी फॉर्म को। जैसे मैंने फाइंड कर लिया कि हाँ भाई जो ये मेरी है ये मनी की ट्रांजेक्शन्स है, मैंने आइडेंटिफाई किया। अब ये जो ट्रांजेक्शन थी मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने इनको समराइज़ कर लिया। समराइज़ करने के बाद जो मेरे रिज़ल्ट निकल के आए ना, उसको मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में हमारे कौन से होते हैं, एक तो इन्वेस्टर्स जो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, जो हमें उधार दे रहे हैं, वो ये तो देखेगा कि इनके बिज़नेस का टर्नओवर कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है। ये मान लो अगर इन फ्यूचर पेमेंट हम इनको ऑर्डर दे देते हैं या हम इन्हें उधार पेमेंट करते हैं तो क्या ये हमारे पैसे दे पाएंगे भी या नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, पब्लिक हो गई, रिसर्चर में वो चेक कर रहे हैं कि आपकी खुद की फर्म के साथ भी आपका कंपैरिजन कर रहे हैं और जो अदर फर्म है उनके साथ भी आपका कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्च, बैंकर्स हो गए, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो लोग मान लो आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इन्वेस्टर्स मेनली सबसे ज़्यादा जिनका रोल होता है, इन्वेस्टर्स, ये आपकी कंपनी में पैसे लगाते हैं। तो वो सब किसके बिहाफ पे लगाते हैं, जो भी आप अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हो, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की, जब आप पूरी तरह से अपने सारे डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद एक बैलेंस शीट के रूप में अपनी जो आपकी कितनी इनकम है, कितना कैपिटल है, कितना आपके पास असेट्स है, कितनी आपकी लाइबिलिटी है, कितना आप मतलब एक तरह से जिनको भी जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए लाइबिलिटी मतलब होता है जितना हमें पैसा देना है, असेट्स मतलब जितना हमारे पास पैसा आना है। तो वो ये चेक करेंगे कितना पैसा देना है, असेट्स कितनी है। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा हुई तो आपको असेट्स देन मतलब असेट्स आप सेल भी कर दोगे, आपके पास पैसा आ गया तो भी आप इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर है या बैंक है वो आपको लोन ना, बैंक आपको लोन देगा ना इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या करते हैं कि आपको जब आप रिकॉर्ड करते हो, समराइज़ करते हो, कम्युनिकेट करने के बाद जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है, वो एक्सटर्नल यूजर्स को प्रोवाइड करा दी विद अ पिक्चर ऑफ ए कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनके लिए ही बनाई जाती है, हमारी लाइबिलिटी असेट्स होती हैं तो ये इन्हीं के लिए बनाई जाती है। एक तरह से कंपनी की इमेज है कि भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही, कंपनी की ग्रोथ क्या है। और ये बैलेंस शीट आपको सभी को पता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये पूरे एक पीरियडिक उसमें बनती है ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसी के अंदर हम सारे लेन देन करते हैं और 1 साल के बाद अपने जो भी अकाउंट्स है उसको प्रिपेयर कर देते हैं। लास्ट में फाइनेंशियल ईयर की पूरे साल का हमारा ये ग्रोथ रही है। तो आप इसको कंपैरिजन मान लो अभी 2024 का है तो आप 2023 के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो आप चेक करके देखोगे ना इस साल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। या जो इन्वेस्टर है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो वो पहले देखेगा अब 2022 में आपका क्या ग्रोथ थी, क्या प्रॉफिट रहा, 23 में क्या हुआ, 24 में इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बिहाफ पे ही तो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है ना। तो एक तरह से ये आपकी पूरी कंपनी की इमेज है, फाइनेंशियल हेल्थ है, पोजीशन है, परफॉर्मेंस है एक स्पेसिफिक पीरियड की, जो कि मैंने आपको बताया एक साल का आपका होता है। primarily through standardized financial statement like the balance sheet and income statement। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से आपका पूरा जो कंपनी की इमेज है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि कंपनी गुड हेल्थ में है, बैड हेल्थ में है, या उसकी पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ख़राब है, क्या है, ये सब चीज़ें होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है आपकी। हर अकाउंटिंग का अपना अपना रोल है, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा टॉपिक फाइनेंशियल है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हुआ? अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो पहले उसके अंदर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। आगे चलें, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनता है। जैसे इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
जर्नल बनाया, ये जब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे ना उसके अंदर भी मैं बता दूँगी। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेज़र। लेज़र के बैलेंस से बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से ही हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस है पूरा। तो इसको आपको MCQ में भी बन सकता है ये क्वेश्चन कि आपको जैसे पूरा प्रोसेस लिख के दे दिया, या मान लो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दे देंगे, यहाँ पे लेज़र लिख दिया, तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो आपको याद रखना है जर्नल, जर्नल से लेज़र, लेज़र से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है आपका। ठीक है, आगे चलें अब। तो देखिए सबसे पहले हमारी रिवेन्यू आती है। रिवेन्यू में क्या होता है कि जो भी हमें इनकम हो रही है, इनकम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमीशन, रेंट एक्सेट्रा, इनसे मिलने वाली जो भी हमारी इनकम होती है वो सब हमारी क्या होती है, रिवेन्यू होती है। और बोल सकते हैं रिसीव अमाउंट रिसीव बाय द बिजनेस एंटिटी ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, इट्स बिजनेस, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे हमारी बिजनेस से होने वाली जो इनकम है रिसीव हो रही है, वो भी हमारी किसके अंदर आती है, रिवेन्यू के अंदर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्या है हमारा, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या होता है कि जो भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सैलरी है, रेंट है, ठीक है, कोई अदर एक्सपेंसेस है जो भी हमारा, जैसे परचेज ऑफ गुड्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, एक्सपेंसेस के अंदर आती है। मतलब जो भी हमारा कॉस्ट गुड्स पे हमारा कोई खर्चा हो रहा है, सर्विसेज देने पे कोई खर्चा हो रहा है, सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो भी वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। रेंट पे कर रहे हैं या कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड में आ गया वैसे ही। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब भी क्या हो रहा है भाई, जिन चीज़ों के लिए हमें पे करना पड़ रहा है, लेकिन इनसे क्या होता है, और इसको बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा इज़ ए पेमेंट फॉर ए बेनिफिट रिसीव्ड, ऐसा खर्चा जिसकी पेमेंट करने से हमें क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अब जैसे देखो, आपने सैलरी पे करी है किसी भी एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को, तो उससे आपने क्या करवाया है, उसने आपके बिजनेस में क्या किया है, काम किया है ना, तो आपने उससे बेनिफिट भी लिया है और आप उसको पे भी कर रहे हो। तो आपका ऐसा खर्चा जो क्या हो रहा है, बेनिफिट रिसीव हो रहा है। आप गुड्स परचेज कर रहे हो, मान लो आपने परचेज करी गुड्स, तो आप उसका प्रोडक्शन करने के बाद क्या करोगे, उसे सेल भी करोगे ना, तो ये भी आपका है तो एक्सपेंडिचर, लेकिन बाद में इससे बेनिफिट भी हो रहा है। एम्प्लॉयर को सैलरी दे रहे हो, ये भी वही चीज़ है सेम। रेंट दे रहे हो तो क्या आपने उस जगह को इस्तेमाल किया है, तो ये आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसिव। अब देख नेक्स्ट टर्म है हमारी लायबिलिटी। तो देखिए लायबिलिटी क्या होती है हमारी, अमाउंट विच द बिजनेस ऑन्स टू आउटसाइडर। देखो, अमाउंट विच द बिजनेस ऑन्स टू आउटसाइडर, मतलब कि लायबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस ने ना जिन लोगों से उधार लिया है और उसे हमें पे करना है फ्यूचर में, वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, जब हम किसी से उधार पैसा लेते हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, तो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आउटसाइडर में हमारे आते हैं सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हम उधार से सामान हम लेते हैं। मान लो हमने किसी से, जैसे कोई फर्म है XYZ कोई कंपनी है, उससे हमने माल ले लिया लेकिन हमने उनको पेमेंट नहीं करी है, तो हमारे कौन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कि हमें फ्यूचर में उनकी पेमेंट कभी ना कभी तो करनी है। बैंक लोन हो गया, आपने बिजनेस के लिए ना लोन ले लिया, अब उसको लोन लेने के बाद आपको उसको लोन विद इंटरेस्ट पे करना है, तो ये भी आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। ठीक है, उसके बाद हैं आपके बिल्स पेबल। बिल्स पेबल वो होते हैं, जैसे हमने किसी से गुड्स परचेज की, उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने बिल बनवा लिया,
कि भाई आप हमें बिल पे कर दीजिए 3 महीने का, 4 महीने का, तो 4 महीने बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये सब हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जब हम बिज़नेस के लिए पैसा बाहर से लेते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी भी हमारी दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी करंट लाइबिलिटी, सेकेंड हमारी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट और नॉन करंट में क्या डिफरेंस है, बहुत ईजी है, और सेम यही चीज़ें आपकी असेट्स पे भी लागू होती हैं। करंट लाइबिलिटी हमारी वो लाइबिलिटी होती है जिनको हम विद इन 12 मंथ्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, मतलब कैश पेमेंट कर देते हैं विद इन 12 मंथ्स, जिनकी हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए और हमारे बिल्स पेबल हो गए, इनकी पेमेंट हम क्या कर सकते हैं, विद इन 12 मंथ्स कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटी वो होती है जिनकी मैं 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर सकती, 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे डिबेंचर होल्डर हो गए, डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, उनकी हमें पेमेंट करनी होती है, डिबेंचर हो गया, ठीक है। आपके लोन हो गए, जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिए रखे हैं वो हो गए, आपके एडवांस हो गए, मॉर्गेज लोन हो गए आपके। तो इन सब की पेमेंट ये आपके होते ही कितने, आप इनको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इसी तरीके से लेते हो, तो आप इनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर और वी कैन से 12 मंथ्स, उनके अंदर आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो वो हमारी कौन सी हो गई, नॉन करंट। करंट वो जो 12 महीने के अंदर अंदर हम पेमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन करंट वो जिनकी हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। असेट्स हमारी वो होती है जिनसे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लो, जैसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिससे क्या होता है, दैट कैन बी यूजफुली, स्पेलिंग थोड़ी सी कैन बी इधर उधर हो सकती है, भाई देख लेना, यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमारी एक तरह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो सकता है, हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, बिल्स रिसीवेबल और बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। लाइबिलिटी का थोड़ा सा मीनिंग देखिए, लाइबिलिटी मतलब लाइबल, पेबल, हमें किसी चीज़ की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वही लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी बाहर वाले को पेमेंट करनी, मतलब हमने जो चीज़ उधार ली थी उसकी जब हम पेमेंट कर रहे हैं, हम लाइबल है उसको देने के लिए, दैट इज़ लाइबिलिटी। और असेट्स का मतलब वो क्या होता है कि जिससे हमें पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, कुछ ऐसे आपदा विपदा आ जाए, मतलब कोई भी चीज़ें हो जाती है, मेरा बिज़नेस लॉस में हो रहा है, मुझे बिज़नेस बंद करना है, तो मेरे पास इतनी असेट्स होनी चाहिए कि जिससे मैं लाइबिलिटी की पेमेंट ईजिली कर सकूँ। तो असेट्स, वैसे यहाँ पे असेट्स का मतलब ये कि फ्यूचर में मुझे जिससे पैसा मिलेगा, इसीलिए इसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोला गया है कि मतलब हमें इसे मनी की फॉर्म में पैसा आ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कैश है, BR है। आप बिज़नेस शुरू करोगे तो आप लैंड भी लोगे और बिल्डिंग भी लोगे, अगर आपका ऑफिस टाइप का वर्क हो रहा है तो बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ रही है। आपका प्रोडक्शन का काम है तो आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए बिज़नेस ओपन करें तो प्लांट एंड मशीनरी होगी। कैश की रिक्वायरमेंट तो होती है किसी भी बिज़नेस को करने में। बिल्स रिसीवेबल वो होते हैं जिन लोगों के लिए आप बिल बना के दे देते हो, जो बोलते हैं कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 3-4 महीने बाद दे दूँगी। ये सब चीज़ें, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो ये सब मेरी क्या है, असेट्स है कि फ्यूचर में मुझे काम आएगी। अब इसमें भी 2 चीज़ें होती है, जैसे लाइबिलिटी में था ऐसे ही करंट असेट्स और करंट नॉन करंट असेट्स। देखिए करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, विद इन 12 मंथ्स मैं कैश में कन्वर्ट कर लूँ चीज़ें। जैसे मान लो कि मेरे पास अचानक से मुझे ना किसी की पेमेंट करनी है, इमरजेंसी है मेरे को और मुझे पेमेंट करनी है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकूँ ईजीली। तो जैसे जो हमारी इन्वेंट्री हो गई, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये हमारे क्या होती है, करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स क्यों होती है, क्योंकि हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट असेट्स वो होती है जिनके अंदर आप विद इन 12 मंथ्स के अंदर इनको कन्वर्ट कैश में नहीं कर सकते, कैश में आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारी कौन सी होती है, नॉन करंट असेट्स। और कन्वर्ट कर ले वो हमारी होती है करंट असेट्स।
जिसके अंदर इंक्लूड होती है हमारी इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे। ठीक है। नॉन करंट में हमारे जो इंक्लूड होती है वो दो तरह की होती है हमारी नॉन करंट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वी कैन सी, टच। और ये वो होती है जिनको हम ना छू सकते ना देख सकते, कांट सी एंड टच। टेंजिबल वो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी होगी। टेंजिबल में हमारी होती है जैसे कि गुडविल। आपने कभी गुडविल को छुआ है, देखा है? नहीं ना। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, आप खरीदने गए, आपने देखा अच्छा भाई 1 करोड़ की, पर वो आपको 1 करोड़ 20 लाख में बेच रहे हैं। वैल्यू उसकी 1 करोड़ है, लेकिन वो आपको कह रहा है मैं 1,20,000 में बेचूंगा। यानी कि जो ऊपर का 20 लाख है वो किसका है? गुडविल का है। गुडविल का मतलब होता है नाम, मतलब कि नाम। जैसे कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति सुजुकी बहुत अच्छी गाड़ियाँ बेचती है, तो उसका नाम ही बहुत है मारुति। अभी तो हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद स्टारबक हो गया। मतलब जो नाम से जिन लोगों का चीज़ें होती है कि हाँ नाम सुनने के बाद अच्छा वो भाई वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो इस तरह से क्या है, उसने अपनी इमेज कंपनी मतलब अपनी इमेज उसने उसमें बनाई है ना। ठीक है, तो जब उसने इतनी मेहनत करके अपनी इमेज उस एरिया में या उस लोकल में या अपने कंट्री में बना रहा है, उस मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसकी चल रही है, किसी पर्टिकुलर इंडिया में मतलब कंट्री में है, या आउटसाइड कंट्री है, फॉरेन में भी उसका नाम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये उसकी गुडविल है कि उसने इमेज बनाई। तो वो अब साथ साथ क्या कर रहा है, आपको गुडविल भी सेल कर रहा है। आपको जैसे ही आपका बिजनेस सेटअप होएगा तो आपको ना तो आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत है, ना एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक उस नाम से ही आपके सारा सेल प्रोडक्शन हो रही है, सेल हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये हमारी गुडविल के अंदर आती है। ठीक है, तो ना हम इसको देख सकते हैं ना छू सकते, लेकिन वो अच्छा पेमेंट मांग रहा है आपसे, तो यानी कि हम इसे मॉनेटरी फॉर्म में तो ले सकते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। उसके बाद इसके अंदर हमारा आता है कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब चीज़ें डिटेल में इनका मीनिंग बताऊंगी, डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी मेरी कौन सी होती है, इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, आगे चलें। उस इक्विटी क्या होती है, देखो, अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड और ओन्ड बाय द ऑनर ऑफ ए कंपनी। यानी कि जब हम एक बिज़नेस को शुरू करते हैं, एक्स कंपनी हमने शुरू करी, तो इसके अंदर मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए जो मैं लगा रही हूँ ये मेरी क्या हो गई, इक्विटी है, कि मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है ये, या कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने कितना कंपनी से ऑन किया है। द इक्विटी इज इक्वलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटीज़ एंड द असेट्स। जो भी हमारी बैलेंस शीट में जब हम लाइबिलिटी और असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारा क्या होता है, इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस असेट्स। ये हमारी एक तरह से इक्वेशन हो गई कि जो भी हम असेट्स इक्विटी लाइबिलिटी में से असेट्स को या असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर रहे होते हैं, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, इक्विटी होता है। ठीक है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है इसके अंदर, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन भी है जिस पे हमारी पूरा एक चैप्टर डिपेंड है। तो सबसे पहले हमारा कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये मान के चलते कि है ना हमें फ्यूचर में लॉस होगा या एक्सपेंस होंगे जो भी, उनके लिए हमें ना आज ही प्रोविज़न बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने बिज़नेस किया तो बिज़नेस में आपको पता है कि हो सकता है कि मुझे ना फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट, इनकम, रिवेन्यू, इनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। हम अपने बिज़नेस में कभी भी लेके नहीं चलते कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। मान लो आप ये सोच के चले कि मुझे ना 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा ही होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको बाद में लॉस हो जाते हैं, तो आप तो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो इसका मतलब आपको डबल लॉस होता है उस टाइम पे। इसीलिए हम हमेशा अपने बिज़नेस के अंदर ये मान के चलते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई लॉस होगा, कोई एक्सपेंस हो रहा है हमारा, तो उनके रिगार्डिंग हम आज के दिन ही प्रोविज़न बना लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में उनसे ज़्यादा हार्म ना हो, क्योंकि हमने उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम ले सकते हैं कि आपने कोई आपको ये नहीं पता था कि भाई फ्यूचर में ना कोई बैड डेब्ट्स हो जाएगा। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जैसे किसी ने हमसे सामान लिया था
और वो पैसे नहीं दे पाया, बाद में कोर्ट ने घोषित कर दिया कि भाई ये इस लायक ही नहीं है कि आपको पेमेंट कर सके, तो वो हमारे पैसे क्या हो गए, डूब गए। जो पैसे डूब जाते हैं उनको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मान लो हमने प्रोविज़न बना रखा है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हो सकता है भाई ये मेरे पैसे डूब जाए, तो उसके लिए मैं पहले से डेब्ट्स वो अपना क्या बना लेती हूँ, प्रोविज़न बना लेती हूँ। प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के लिए मान लो कि हो सकता है कोई डेटर्स आपकी पेमेंट ना कर रहा हो, तो आप क्या करो, 1 लाख की पेमेंट थी, आप बोल दो कि भाई ठीक है तू 80,000 ही दे दे मुझे, तो आपने 20,000 का क्या करा, लॉस हुआ, तो उसके लिए भी आपने क्या करा, पहले प्रोविज़न बना लिया। ठीक है, आप जो क्लोजिंग स्टॉक लेते हो, हमेशा जो भी हमारी क्लोजिंग स्टॉक होती है या हमारी कोई भी हम मशीनरी वगैरह परचेज़ करते हैं, तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, कभी भी मार्केट प्राइस पे नहीं लेते हैं उसको। ठीक है, या फिर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी लोअर होती है, कम होती है ना जो रेट, उसके ऊपर बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें दिक्कत ना हो। जैसे मान लो मार्केट प्राइस ज़्यादा था, हमने ज़्यादा पे ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो कम हो गई, या कॉस्ट प्राइस पे ले लिया। तो इस तरह से जो भी चीज़ हमारी रेट कम होता है, विच एवर इज़ लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, उसको पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, कन्वर्टिज्म का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि भविष्य में हमें हानि हो सकती है या हमारे खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनके लिए आज के टाइम पे हम आज के दिन में प्रोविजंस बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट in the same manner every year। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम हर साल एक जैसा अकाउंट बनाएं, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेम मैनर। मतलब ये होता है, जैसे मान लो अब डेप्रिसिएशन है, एक तरह से ये लगा लो डेप्रिसिएशन है, आपने ना इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया, फिर नेक्स्ट ईयर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दिया, फिर स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, फिर रिटर्न डाउन बना रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जब भी आप अपनी ना बिज़नेस का बैलेंस शीट को मैच करोगे ना, वो हमेशा डिफ़र करेगी, क्योंकि एक बार तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया था और एक बार आपने रिटर्न डाउन लगाया था। तो उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो क्या होती है कि आपकी जो भी मशीनरी है, प्लांट है, वो उसकी वैल्यू ना ज़ीरो हो सकती है, लेकिन रिटर्न डाउन में आपकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो एक बार जैसे मान लो 1 लाख की आपकी मशीनरी थी, उसके ऊपर आपने 10% से रेट लगाया 10,000, यानी कि 10 साल में वो तो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में तो वो होते ही नहीं है, ज़ीरो तो वैल्यू कभी आती ही नहीं है हमारे किसी भी उसकी। तो उसके अंदर क्या होता है कि कंसिस्टेंसी हमें बोलती है कि अपने अगर बिज़नेस को स्मूथली रन करना है, तो आपको हमेशा हर साल एक ही मेथड को फॉलो करना होगा। और ये इसलिए भी बेनिफिट होता है ताकि आप जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर हम हिसाब से चलते हैं, तो उससे क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जब हम प्रिंसिपल्स का, कन्वेंशन का, इनको फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग को बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट को बनाते हैं, अपने स्टेटमेंट को बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कंपनीज लोग एक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी अदर कंपनी है, मतलब किसी अगर हम फर्दर किसी फर्म से अपना मैच करना चाहे या अपनी मतलब प्रॉफिट को कंपेयर करना चाहे, सॉरी कंपेयर वर्ड एग्जैक्ट, यानी कि आप अपनी फर्म का एक्स कंपनी की फर्म का वाई कंपनी से कंपेयर करना चाहते हो, तो अगर मान लो अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, कन्वेंशंस नहीं होंगे, तो ये फर्म कोई मेथड लगा रही होगी, ये कोई लगा रही होगी, ये कोई लगा रही होगी, अपनी ये अपने तरीके से बना रही होगी, ये अपने तरीके से, तो उसमें क्या होगा, आप बहुत मुश्किल है कि आप दोनों अपनी फर्म का कंपेयर कर सको। इसीलिए प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस बनाए जाते हैं, ताकि सभी जितने भी बिजनेसमैन हैं वो एक ही रूल को फॉलो करें, एक ही पाथ को फॉलो करें, जिससे कि इजीली आप एक दूसरे की कंपनी से कंपेयर कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को भी। इसीलिए कंसिस्टेंसी लाई जाती है ताकि आप हर साल सेम अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी में क्या होता है कि इसमें आपका ये होता है, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में जो भी चीज़ें हो रही है आप उनको सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं। इसमें आपकी हमेशा जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं ना, जो सिर्फ आपको लगता है कि नीड है, इन चीज़ों को हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स के अंदर, सिर्फ उसी डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज़ और किसी डाटा को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक ऑफ पेंसिल, इरेजर्स, इंक पॉट्स, तो हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं हमारी बुक्स के अंदर, लेकिन हाँ हम इनको रिकॉर्ड किसके अंदर कर देते हैं, स्टेशनरी लिख देते हैं एक साथ ही। ठीक है, तो
अब इनको आप लिखोगे, स्टॉक पेंसिल को अलग लिखोगे, इरेजर को अलग लिखोगे, इनपुट फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग बना रहे हैं उसके अंदर ऐसे थोड़ी लेके बैठेंगे कि एक एक चीज़, एक कप चाय को भी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमने इसको क्या करा कि एक ही हेड में डाल दिया स्टेशनरी करके। अब उसके अंदर हमारे जितने भी छोटे मोटे खर्चे थे वो सारे इंक्लूड हो गए। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको, ना कि इस तरीके से। तो ये चीज़ हमारे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के अंदर बता रखा है। पता नहीं बार बार वर्ड गलत क्यों बोला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर। तो इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीट, एडुकेट एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलीवेंट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज। जो भी हमारे लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रिसर्च और गवर्नमेंट, तो क्या कहते हैं कि कंपनी को जो भी बिज़नेस कर रहा है, जो कंपनी है उसको ना सारे जो भी अपने अकाउंट्स है वो फुल डिस्क्लोज करने चाहिए। चाहे उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, सेगमेंट रिपोर्ट हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट हो, ऑडिटर हो, इनकम जो हमारी बैलेंस शीट हो, यानी कि हमें सारी चीज़ फुल डिस्क्लोज करनी चाहिए। उसके अंदर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कंप्लीट, बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है कि प्रॉफिट ना हो रहा लेकिन फिर भी प्रॉफिट दिखा दियो, झूठे चीज़ें दिखाना। फुल डिस्क्लोज करो क्लियरली, सारे डाटा आपको दिखाना है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट डिटेल में बतानी है, जिससे कि फ़ायदा हो सके हमारे लेंडर्स का, इन्वेस्टर्स का, क्रेडिटर्स का, इन सब का। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर समझ में आ गया। आप मतलब फुल डिस्क्लोजर में एक सिंपल बात है कि आपको अपनी कंपनी का पूरी इमेज दिखानी है उसके अंदर। ठीक है, डाटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कोई भी झूठ नहीं होनी चाहिए, वो हमारा फुल डिस्क्लोज के अंदर आता है। तो देखिए उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न। इसमें हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर। जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप ऐसा तो नहीं सोचते ना कि भाई मैं 1 साल या 2 साल इस बिज़नेस को करूँगा उसके बाद नहीं करूँगा। जब भी हम बिज़नेस को सेटअप करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस हमारा 10 साल, 20 साल, 30 साल, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, कि ना ऐसा ना हो कि हम बिज़नेस को शुरू करें और उसको हमें जभी की जभी बंद करना पड़े या तुरंत बंद करना पड़े। तो हमेशा कोई भी बिजनेसमैन है वो ये मान के चलता है कि जब भी मैं बिज़नेस करूँगा मेरा बिज़नेस गोइंग कंसर्न होना चाहिए, मतलब हमेशा चलता हुआ रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड है हमारा, ये मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी के अंदर क्या होता है कि हमारा बिज़नेस अलग होता है और हमारा ओनर अलग होता है। ठीक है, बिजनेस और ओनर एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस के असेट्स अलग चीज़ है, ओनर की लायबिलिटी, ओनर की असेट्स अलग चीज़ है। ठीक है, जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है ओनर्स की, मान लो ये बिज़नेस है और बिज़नेस में से ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर ओनर कभी भी उसको इस्तेमाल करता है तो हमारी ड्राइंग्स होती है और जिसके बिहाफ पे, मतलब जिसके लिए उसको पे करना पड़ता है। जैसे मान लो उसने कुछ पैसे निकाले हैं या लिए, मान लो बिज़नेस से लोन लिया है या अपने पर्सनल खर्चे के लिए कोई पैसे निकाले, तो हमारी ड्राइंग्स होती है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ओनर को। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बिज़नेस अलग चीज़ होती है, ओनर अलग चीज़ होती है। अगर कोई केस होता है तो वो बिज़नेस के ऊपर होता है, बिज़नेस के ओनर के ऊपर कभी नहीं होता। ठीक है, बिज़नेस एंटिटी, बिज़नेस और ओनर दोनों अलग चीज़ है। फर्स्ट बताया था गोइंग कंसर्न कि हमेशा बिज़नेस स्मूथली चलता रहना चाहिए। थर्ड है मनी मेजरमेंट, हम हमेशा उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी क्या होती है, मनी के अंदर होती है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। जिनको हम मेज़र करते हैं मनी की फॉर्म में, सिर्फ हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, उनके अलावा हम अदर किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो हम हमेशा जो भी हमारे अकाउंट्स बनाते हैं या कंपनी जब भी बिज़नेस शुरू करती है, अगर वो मिड से शुरू करिए, मान लो 1 अक्टूबर से उसका बिज़नेस शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन जो उसका फाइनेंशियल अकाउंट होगा नेक्स्ट वो 1 अप्रैल से ही होगा। वो इतने टाइम का ही अपना जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी टाइम पे सेट ऑफ करने के बाद 1 अप्रैल से ही अपना एग्जैक्ट शुरू करता है। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, क्योंकि जितने भी हमारे टैक्स पेबल है, चाहे हमें गवर्नमेंट को जब भी हमें पे करना है टैक्स, लाइक इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वेट हो गया, अब तो जीएसटी है तो जीएसटी है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं तो ये किस में होती है, एक फाइनेंशियल टाइम पीरियड में होती है। अगर ये अकाउंटिंग पीरियड हम ना रखें
तो हो सकता है कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस 1 अक्टूबर से शुरू करके 1 साल में ख़त्म कर रहा हो, ठीक है, कोई जुलाई में शुरू कर दे, कोई जून में शुरू कर दे। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट हो गया, कोई अदर जो भी चीज़ें होती हैं उनमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। बहुत ये जो भी एकदम सिस्टम होता है वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किसी का भी कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए एक काउंटिंग पीरियड को रखा गया है जो सभी के लिए लागू होता है, कि सभी को उसी टाइम के ऊपर बनाना है, जिससे क्या होता है कि सभी की जो प्रॉब्लम्स है वो एक बार में ही सॉल्व है। सभी को पता है हमें इस फाइनेंशियल ईयर में ये चीज़ करनी है, ये टैक्स पे करना है, इस तरीके से। तो हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा 1 साल का होता है। ये सभी के लिए है, चाहे बैंक हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, फर्म हो, कुछ भी हो, उन सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, असेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलमेंट एंड मेकिंग असेट्स रेडी टू यूज़। असेट्स क्या करती है, असेट्स को ना हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। मान लो आपने परचेज करी, फिर आपने उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट, आपने कोई मशीनरी लेके आए, मशीन लेके आने के बाद उसको आपने कंपनी में इंस्टॉलमेंट कराई है, ठीक है। वो कंपनी जब जो मशीन आपके आई है उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगा है। जब वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है, मान लो परचेज 1 लाख की आपने मशीन खरीदी, 20,000 उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इंस्टॉलमेंट का 10,000 का खर्चा है, यानी कि 1,30,000 की आपकी मशीन है। तो जब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो 1,30,000 पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम हमेशा अपने उसके ओरिजिनल प्राइस पे, उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि सेम ईयर का लॉस सेम ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ किया जाता है, सेम ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ किया जाता है, रिटर्न ऑफ, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि आपका जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा, या जो भी आपकी इनकम हुई है वो सेम ही ईयर में आपका राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपने एक मशीनरी परचेज़ करी, 5 साल की उसकी लाइफ है, तो आपने उस कॉस्ट के जो एक्सपेंसेस था ना वो एक बार में सिर्फ आपने मतलब उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि जो भी इसका एक्सपेंसेस है मुझे 5 साल तक राइट ऑफ करना है, तो हर साल उसका जो खर्चा है वो राइट ऑफ होते हुए चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, मैं कॉस्ट और मैचिंग पता चल गया। कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनी है उसके ऊपर जो भी खर्चा लगा है सारे को मिलाने के बाद। मैचिंग में सेम ईयर के प्रॉफिट को राइट ऑफ कर दिया जाता है सेम ईयर के लॉस से। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ड्यूअल कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था ड्यूअल कंसेप्ट क्या होता है, जिसका एक एंट्री का इफेक्ट 2 जगह पड़े, ठीक है। अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 आस्पेक्ट। जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके 2 आस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अगर आप बैंक से में मान लो आपने कुछ परचेज़ करा है कैश में, आपने फर्नीचर परचेज़ करा वो भी कैश में, तो आप क्या हो रहा है, फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, कैश आपसे जा रहा है तो टू कैश हो गया। ये आपकी जर्नल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि आपकी एक चीज़ डेबिट हो रही तो दूसरी चीज़ आपकी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, यानी कि एक साथ आपका 2 जगह जब इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्यूअल कंसेप्ट होता है। इसके अंदर हमारा आता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी वो ही हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है पूरी अकाउंटिंग में जब शुरू होती है तब। यानी कि एक जगह इफेक्ट आने से, मतलब कोई भी एंट्री आप करते हो तो उसका इफेक्ट हमेशा 2 जगह देखने को मिलता है। आपका जितना भी पेपर से रिलेटेड था, मतलब जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, वो मैंने आपको बता दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग बता दिया आपको, उसके जो 5 पार्ट्स मतलब मेन जिनके ऊपर होता है टर्म, इक्विटी, असेट्स, लाइबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, वो बता दिया। इसके प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन बता दी। यही रूल्स सारी कंपनी, सारे बिजनेसमैन हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ता है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको अगर कहीं डाउट आता है या आपको लगता है कि ये चीज़ इस तरीके से होनी थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। साथ ही कल आपकी जर्नल की वीडियो लेके आऊँगी और अकाउंटिंग इक्वेशन भी जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उतना ही मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिल जाएगी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।